हेलो एवरीवन, रजिया मशकूर विद वतन की बात, हम वतनों के साथ नया एपिसोड। जो आप सबको मालूम है कि दिल्ली में पंजाब से आए हुए हमारे बहुत सारे बेहद जम्मे गफ़ीर वहाँ मौजूद है। फार्मर्स का जो एक नए जो बिल आए हैं उन पर एजिटेशन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और काफ़ी बड़ी तादाद में सर्दी के मौसम में वो लोग वहाँ बैठे हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तैयारी से आए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो खुले में हैं। कितनी भी तैयारी है, कितना उनके पास खाना पीना है, दिल्ली के लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं खाने पीने में, उसके बावजूद सर्दी में खुले में रहना आसान नहीं होता है। और दिल्ली की सर्दी तो बहरहाल अल्लामा अल्लामा। तो उस बिल को समझने के लिए हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं यहाँ बॉस्टन में, बॉस्टन से होते हैं, अभिषेक सिंह। अभिषेक पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, इंडिया में भी और यहाँ भी। तो हमारी कोशिश है कि हम इस बिल को प्रॉपर समझ सकें कि ये बिल जो करंट गवर्नमेंट ने दिए हैं वो बिल क्या हैं और क्यों उन पर प्रोटेस्ट हो रहा है। उस चीज को समझने के लिए हमने आज वतन की बात में अभिषेक को बुलाया है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है वतन की बात हम वतनों के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और जैसा हम सब जानते हैं, देख रहे हैं, एक तरफ एक शोर बरपा है बिल्स को लेकर, और पंजाब के किसान खासतौर से उस पर बहुत ज्यादा एजिटेशन कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे ये है कि ये जो रिफॉर्म बिल आया है, ये इसकी क्या जरूरत थी? करंट गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री स्टैंड अप कमेटी गठित की 2019-2018 के बीच में, 2018 से 2019 के बीच में। उन्होंने जब उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टडी किया तो उनको जो फाइंडिंग्स मिली उसमें दे हैव फाउंड लाइक कि पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है और पूरा सिस्टम इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली across this. जो भारत का एग्रीकल्चर लॉ है that has not laid out properly and it is totally centralized. Means you understand, right? एक ही चीजों हम वही चीजों को रिपीट पे करते जा रहे हैं 70 साल से। because of this centralization under this agriculture system of India, the problem is like people are not much excited to participate in kind of a competition. उनके अंदर कोई होड़ नहीं है. They know that they have a certain things, certain center, they call it APMCs and mandis and all, and there is a certain terminologies like MSP, minimum support price, which has given by the government or assurance has given by the government. तो वो थोड़ा सा नल सा है. उसमें कहीं कहीं सरकार ने ये भी फील किया कि मोनोपोली ऑफ एसोसिएशंस हैं, कुछ लोग बीच में हैं जो कि एज अ ब्रोकर की भूमिका निभाते हैं, एंड दे आर बीइंग अ की प्लेयर विदाउट एनी मच एफर्ट. तो किसानों के लिए मतलब जो सिस्टम है, जबकि अगर आप हिंदुस्तान में देखिए तो भारत की इकोनॉमी का जो पिलर है, जो फाउंडेशन है, वो एग्रीकल्चर है. तो वंस they gone through this study of India's agriculture law, they found there have some shortcomings जिसको they wanted to implement through, I think somewhere in 2018 they have circulated all these things, share these report with the state governments, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन चीजों को, उन रिकमेंडेशंस को सुना और डाला, और बाद में जुलाई 2020 में इन्होंने एज अ ऑर्डिनेंस के फॉर्म में इसको आई थिंक 7 स्टेट हैज अडॉप्टेड इट और उस पे रोल आउट किया. सो और आप देख ही रही हो दुनिया इवन इन द ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अटैक, राइट, किस तरीके से रिफॉर्म की तरफ है. So I think because of this situation, like people are more dependent on the internet, e-commerce, right, in modern era technologies. तो इन सब चीजों को उन्होंने कंसीडरेशन में लेते हुए इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल को पेश किया. ओके,
तो अगर मैं गलत समझी हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिए। इस बिल को, इस जो रिफॉर्म बिल है जिसको अमेंड किया गया और उसमें नए 2 बिल जोड़े गए हैं जिन पे हम अभी बात करेंगे, ये इसलिए है कि हम जो एक लगे बंधे उसूल पर चल रहे थे पिछले कई सालों से या शायद सदियों से, उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाए, उसको नई सांस दी जाए, उसको नई हवा दी जाए, उसको उसको मॉडर्नाइज किया जाए। सही बात। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। करेक्ट या ओके। आप देखिए, जनरेशन टू जनरेशन चेंज आते रहते हैं हर डिपार्टमेंट में। आप देखिए, इफ आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का उठा करके देखिए, भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले, आज से 5-7 साल 10 साल पहले भारत में पीसीओ हुआ करते थे, विच इज, आप इससे जो है अपने एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो उसमें पीसीओ इज लाइक आपका मंडी हुआ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या आप एपीएमसी बोल सकते हैं। तो उसके थ्रू क्या था, लोगों पे मतलब कंज्यूमर को उतना फायदा नहीं होता था जितना एक सेंट्रलाइज संस्था को होता था। जिन लोग पीसीओ चलाते थे उनको होता था। मगर जिस तरह से इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को ओपन किया, उसके अंदर बाहर से इन्वेस्टर्स आए। आज की डेट में अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखिए तो वहाँ पे रिलायंस है, जियो नेटवर्क के साथ आप मतलब हम लोग means high speed networking and all these information we are getting, right? 4G 3G। आप एयरटेल को देखिए, वोडाफोन को देखिए, तो ये सारी चीजें टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर इन्होंने इस चेंजेस को इम्ब्रेस नहीं किया होता आज के 5-7 साल पहले, तो भारत की ये ग्रोथ, ये स्पीड इस तरह से नहीं होती, राइट? तो शायद आई थिंक इट्स माय परसेप्शन कि उन्होंने कुछ इस तरह से ही भारत की एग्रीकल्चर को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास, एक विजन डाला है। ठीक है, मतलब चेंज तो हमें जो अच्छे के लिए हो, जो बेहतर हमारे बच्चों के या आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए चेंज बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस पे हम सभी एग्री करेंगे। और जो भी चेंज आता है उसकी कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और हमें उन दोनों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब जो ये 3 बिल हैं, हाउ कैन यू डिस्क्राइब ऑल दीज 3 बिल्स? तो इसमें 3 में 2 बिल तो नए हैं। पहला बिल है कि फार्मर को एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन देने की बात की गई है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस असेसमेंट एंड फ्यू ऑफ द फार्मिंग सर्विसेज। ठीक है। दूसरा बिल इन्होंने फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर बात की हुई है। इट इज लाइक मोर publicity kind of thing is there, right, in favor of farmers. तीसरा है essential commodity list bill. इट इज एक्चुअली, ये बिल पहले से था, इसमें जस्ट अमेंडमेंट की चीजें की गई हैं। इसमें फ्यू अमेंडमेंट्स दे पुट इट लाइक दैट। So how can you describe the first one, farmer empowerment and protection? What is that bill? तो इसमें फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या किया है, एक लीगल एग्रीमेंट की बात की है इन बिटवीन फार्मर एंड बिजनेस ओनर के बीच में। तो इसमें मोर और लेस जैसे फार्मिंग सर्विसेज की बात अगर करते हैं तो हम उसमें भी ये भी बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। कि आप सोचिए, जैसे आपने मेरे से अभी आप बिजनेस ओनर मान लीजिए अपने आप को, और मुझे फार्मर मान लीजिए, तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तहत पता साल के अंत में आप मेरे से 1 टन आप मेरे से गेहूं या चावल खरीदेंगे, राइट? तो बीइंग अ बिजनेस ओनर, कल को आप आज एक प्राइस सेटल हुआ, एक अमाउंट हुआ, राइट, कि इतनी क्वांटिटी चाहिए, पर एट द एंड आप जब उसको डिलीवरी हो रही होगी, उस टाइम पे माइट बी कि हमारे बीच में कंसिक्वेंसेस आ जाएं, हमारे बीच में कुछ इशू आ जाएं और वो एग्रीमेंट उस तरह काम ना करे। तो अगर इट इज नॉट इन अ प्रॉपर नेशनल वाइड एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग एंड द फ्रेमवर्क, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है किसान को। आपने आज तो मेरे को ऑर्डर दिया, कल आपने मना कर दिया, आई एम सॉरी ना, मैंने पहले 100 रुपए प्रति कुंटल लेती, आज मैं उसको 50 रुपए प्रति कुंटल लूंगी, तो फार्मर तो बेचारा बन के रह जाता। सरकार ने इन बिटवीन फार्मर और बिजनेस ओनर के बीच में एक एग्रीमेंट की बात की, राइट? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की कि
आप सोचिए, इट इज नॉट, मतलब पहले के सिस्टम में बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन था। अभी उन्होंने इसको ओपन किया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। उसके ऊपर भी इन्होंने अच्छी चीजों के फॉर्म में ये डाला कि आप एक लीगल एग्रीमेंट के तहत हैं, कभी भी जब डिस्प्यूट होगा तो उसको जो है सरकार अपना एक उन्होंने एक सेटलमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रखा है, उसके थ्रू उस एग्रीमेंट को सेटल करेंगे। तो किसान इसमें प्रोटेक्टेड फील करेगा और किसान को बहुत सारे मतलब इसमें ग्रो करने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, एम्पावर फील करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइक प्राइस असेस। इन्होंने बोला है ना प्राइस असेसमेंट, तो उसमें अब जब मंडी ओपन है, राइट, इट इज ई कॉमर्स मंडी, देन उसके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। वो ये नहीं है कि वो ही इज इनफोर्स्ड टू सेल यू ओनली, ही कैन गो टू द ओपन मार्केट एज वेल ना। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट ओपन के थ्रू, मार्केट से जो आपकी जो मुराद है वो ये है कि जैसे पंजाब का किसान सिर्फ पंजाब में ही नहीं यूपी में जाकर भी बेच सकता है। हाँ वो बातें इन्होंने आगे की है सेकंड वाले में। तो इसके साथ साथ जैसे जब प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, राइट, तो भारत की किसानों की जो मूलभूत समस्या है वो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे लैंड, जो लैंड की क्वालिटी है, राइट, सॉइल फर्टिलाइजेशन की बात जो होती है कि ये सॉइल फर्टाइल है नहीं है, राइट, अगर नहीं है तो कैसे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। किसान हमेशा पानी की समस्या से, वाटर लेवल के इशू से घिरे रहते हैं। तो इन सब मुद्दों पे भी जब ओपन मार्केट के इन्वेस्टर्स लोग आएंगे, राइट, जैसे जैसे मैंने टेलीकॉम सेक्टर का आपको दिया, तो पहले नेटवर्क की इशू होती थी, तो मल्टीपल टावर्स उन्होंने इजाद किए। आप ध्यान से देखेंगे तो नेटवर्क टावर्स बने, उससे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हुई ना, तो आज हर घर घर में फोन पहुंचा है। तो उसी तरीके की कुछ सोच के साथ ये बिल है कि इस तरह से उनको इंपावर करेंगे। उसमें जो लैंड की प्रिपरेशन में है, अब बाकी के एक्स्ट्रा चीजों पे है, तो जब ओपन बाहर के इन्वेस्टर्स या ओपन मार्केट के इन्वेस्टर्स रहेंगे तो उन चीजों को, उनकी क्वालिटी बढ़ाने की बात होगी। ओके। और फिर ये जो दूसरा इन्होंने नया एक और दिया है ट्रेड एंड कॉमर्स, जो किसानों को डर है, जो किसानों को शंका है, जिसके लिए आई थिंक एजिटेशन तक है बात, उसमें जब किसान, मोस्टली भारत के किसान इस तरह से है कि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, मतलब लिटरेसी है मगर इतनी ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। जब कॉर्पोरेट के साथ उनकी डीलिंग होती है तो उसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। इवन द मोस्ट लिटरेट पर्सन कैन नॉट आल्सो आइडेंटिफाई कि उस लंबे लंबे क्लॉजेस में क्या लिखे हैं, लिटिगेशन के कॉस्ट हैं। लोगों को थोड़ा सा शंका है कि स्टार्टिंग में हाउ दे आर गोइंग टू एम्ब्रेस द ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज, राइट, कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर उस किसान के लिए सोचिए जिन्होंने पूरी पूरी उम्र उस पर डाली है, तो वो उस नई टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट करेंगे। ई मंडी की बात होती है, राइट, तो उसमें जाना, रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट देना, पेमेंट लेना, ये सारी इनकी बातों पे है। दूसरा, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने ये सब चीजें भी अपने किसी उसमें बोला है कि पहले जैसे किसान थे तो उनको 4-4 5-5 महीने पेमेंट के लिए वेट करना पड़ता था। तो इस बिल रिफॉर्म के थ्रू उन्होंने ये सब चीजें डाली हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी को, तो वो 3 दिन के अंदर उसका पेमेंट होना चाहिए ना। और इसकी सारी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है उन्होंने, लीगल जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, उनको उन्होंने प्रॉपर से सजाया है। तो इसका मतलब ये है कि किसान अब अपने जो भी प्रोडक्ट है या जो भी उनकी खेती है वो इंटरनेट पे बेच सकते हैं, ई कॉमर्स, मंडी, ये सब कॉन्सेप्ट है। पर ये चीजें आपको मेरे को बहुत सिंपल लगते हैं, किसान के लिए थोड़ा सा मतलब न्यू टर्मिनोलॉजी है, उनको धीरे वो तो मेरी समझ धीरे। में आ रही है, लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अभी आपने कहा कि 3 दिन में पैसा उनको मिलेगा, लेकिन अगर इंटरनेट से बेचते हैं तो हम तो उसी वक्त पेमेंट करना होता है ना हमें, 3 दिन का क्यों? उसमें मतलब इन्होंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया है। ओके। पहले किसानों का बिल बकाया रहता था 4-4 महीने तक, तो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड दिया है कि विद इन 3 डेज। अब होता क्या है कि भाई आपने बोला सामान भेज दिया, मेरे को सामान रिसीव नहीं हुआ, तो टू मेंटेन दैट थिंग दे हैव गिवन द थ्रेशोल्ड टाइम ऑफ 3 डेज। ओके, अच्छा फिर ठीक है। टेल मी अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, व्हाट इज दैट? क्योंकि ये तो नया बिल है ना, इसलिए। फार्मिंग प्रोड्यूस
ट्रेड एंड कॉमर्स, हम्म, दे कॉल्ड इट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल ऑफ 2020। ओके। तो इसके अंदर इन्होंने जो भारत की पहले की मंडीज, एपीएमसी सेंटर्स थे, राइट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, यार्ड थे, राइट, वेयर हाउसेस थे, आपके कोल्ड स्टोरेज थे, इनसे सबसे बाहर जाकर के चीजों को बेचने की बात की है, ओके। राइट, थ्रू ई कॉमर्स, ई मंडी, व्हाट वी डिस्कस जस्ट। तो इसमें होता क्या था कि जो 3 तरीके की गुड्स की लिस्ट बनती है, मोस्टली यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट की अपनी लिस्ट होती है, और कंकरेंट लिस्ट होती है। जो एग्रीकल्चर आता है वो मोस्टली आता है आपके स्टेट के अंदर। अब इसमें इसमें जो एसोसिएशंस हैं, अगर उनको दिमाग में आया कि अगर मंडी खत्म हो जाएगी और लोग इंटरनेट पे अपना बिजनेस करने लगेंगे, तो एसोसिएशंस का उतना होल्ड नहीं रह पाएगा, जो सेंट्रलाइजेशन उन्होंने बना रखी है, राइट। वो सारी चीजों में उनको प्रॉब्लम होगी। दूसरी है मतलब भारत के अंदर अगर आप देखें, आप कंपैरिजन करें अमेरिका, कनाडा, इनसे सबसे, तो भारत के जो बहुत कम परसेंट है जो कि बड़े किसान के रूप में माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द एवरेज आर स्मॉल फार्मर्स। तो ये सब चीजों के लिए किसान को इतनी चीजें अडॉप्ट करे, और अगर आप पता लगे उसके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, छोटा सा उसका केस है, तो वो तो अपने उसी में खुश है कि आप 1 एकड़ से कम जमीन पे उसने खेती की, जो भी आया अपने बगल की मंडी में गया, बेच के चला आया। ही नीड नॉट टू एक्वायर एनी न्यू अप्लायंसेस, he need not to understand or adopt any new technologies। तो स्मॉल जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं दिखता उनको। वो तो चाहते हैं कि वो ट्रेडिशनल जो प्रथा है उसके थ्रू उनका काम चलता रहे। पर बड़े किसानों के लिए बहुत बड़ा है। वो जो मतलब उनके लिए ये एक छोटी क्राइटेरिया से बढ़ के आज वो मतलब एक पंजाब का किसान चेन्नई के अंदर बिजनेस कर सकता है, चेन्नई का किसान मतलब आपके हिमाचल में बिजनेस कर सकता है। तो एक बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उनके लिए। और उस इन सब चीजों को करने से, राइट, आपको बहुत सारा कंपटीशन डेवलप होगा। बहुत सारे जैसे मतलब दूसरे साइड पे भी देखिए, किसानों के दूसरी साइड पे उस पे भी बहुत सारे आपको रिटेलर्स आएंगे, होलसेलर्स आएंगे, तो आपको प्राइस मिलेगा। तो मोर और लेस सरकार चाहती है कि जो ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीजें थी उनको ब्रेक करके एंड लेट इट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज टू टू जस्ट गिव द बेनिफिट टू आवर फार्मर। पर बड़े किसानों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे किसानों के लिए प्रॉब्लम है। ट्रेड और इसकी बात करते हैं तो जब किसान अपने स्टेट के अंदर, मंडी के अंदर, एफएमसी सेंटर के अंदर जाकर के अपनी चीजें बेचता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, स्टेट टैक्स। पर जब वो उस दूसरे मॉड्स के थ्रू जाएगा, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाएगा, तो उसको इस तरह के टैक्स नहीं होंगे। तो इसमें स्टेट का ये नुकसान होगा कि उसका रेवेन्यू डाउन हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि तो उसके साथ जैसे है। रेवेन्यू उसमें अगर स्टेट का कुछ डाउन हो रहा है, किसानों ने ये भी शंका दिखाई है कि सरकार ने हमको ट्रेड और कॉमर्स के फील्ड में ई कॉमर्स की साइड पे डाल करके, तो इससे पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या होता था कि सरकार एक एमएसपी डिसाइड करती थी। किसी किसान का भी मैंने सुन रहा था, तो वो 2019 में 65% गेहूं पंजाब के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमएसपी प्राइस पे खरीदा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीदा हुआ था। तो किसानों को ये भी डर लगता है कि अगर मान लो हम लोग इस तरह से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया और दूसरी दुनिया में जाने लग गए और पुरानी चीजों को छोड़ दिए, तो धीरे धीरे सरकार जो है अपना हाथ खींचती चली जाएगी इन सब चीजों से, राइट। तो जब प्रॉब्लम होगी उस समय हमको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। हमको मान लीजिए अभी क्या होता है, बारिश हो गई या नेचुरल कैलामिटी या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हुई, तो उसमें सरकार पिच इन करती है, उनकी चीजों को खरीदती है, राइट, प्रोक्योरमेंट करती है। तो सरकार किसानों को छोटी मोटी ये दुविधाएं हैं कि शायद मेरा वो सपोर्ट छूट जाए सरकार के साथ। पर यहाँ समझने वाली ये भी बात है कि अगर आप ये ऑब्सलीट चीजों से ऊपर उठ के नहीं सोचेंगे, नई नई आइडियाज को नहीं अडॉप्ट करेंगे, सरकार को भी बैंडविड्थ चाहिए किसी चीजों के लिए, राइट, इंप्लीमेंट करने के लिए। अब आज जो मूल समस्या ये नहीं है कि कैसे बिकना है, सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, राइट। किस तरह से बेस्ट प्रोडक्ट उनको जो है
हमको हाँ, मतलब जो इंडिया है। का हमारा ऐसा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करके आगे लेके आना है, तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। हालांकि हाँ, अभी अभी जो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातें हो रही हैं, उस पे सरकार मोर और लेस दे आर गिविंग देम द एश्योरेंस लाइक एमएसपी नहीं हटेगी, इट डज नॉट मीन दैट एमएसपी विल गो अवे। तो इस तरह की बातें आ रही है। किसानों के लिए बहुत नया है, मगर किसानों के लिए ये भी है कि जैसे अब मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, राइट? तो अब हर समय मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगर किसान परिवार से हूँ तो मेरे पिताजी ही खेती करते रहेंगे। कल को न्यू जनरेशन को भी आना है, राइट? तो नहीं तो पहले किसानी कैसे होती थी? पहले लोग खुद ही हल जोतते थे बना करके। अगर आपको मदर इंडिया याद होगी हाँ, मूवी, ऑफ कोर्स। तो उसमें आप देखिए वो खुद ही माता जी जो है खेत जोतती थी। बाद में जानवरों का एडॉप्टेशन हुआ, तो उन बैल के थ्रू आप कल्टीवेट करते थे लैंड्स को। धीरे धीरे बाकी टेक्नोलॉजीज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल एंड थ्रेशोल्ड, ऑल ये सारी चीजें आई। तो हमको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न एरा के साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, तो आज का नवयुवक आप नहीं उससे एक्सपेक्ट कर सकती कि वो जाके खेत जोतेगा, राइट? तो हमको भी जिस तरह से अभी पिछले दिनों में चीजें चली हैं कि एआई का यूज होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना चाहिए, तो जो नई जनरेशन है उसके लिए ये रिफॉर्म बिल इज मतलब एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। इफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे हैं, तो उन एक ई मंडी नए कॉन्सेप्ट के साथ ग्लोबलाइजेशन की दौर में आगे बढ़ने का एक रास्ता है। ओके, चलें, थैंक्स, इतना आपने इसके बारे में हमें डिटेल से बताया। जो एक ऑलरेडी बिल था वहाँ एसेंशियल कमोडिटी जिसको अमेंड किया गया है, वो क्या था और अब क्या है? हाँ, सही बात बोला आपने। इसेंशियल कमोडिटी जो बिल है इसको अमेंड किया गया है, तो इसमें सरकार ये बोलती है कि अनटिल एंड मतलब कुछ ऐसे ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता है, जैसे जिसको आप बोल सकते हैं पल्स, राइस, व्हीट, राइट? तो सीरियल्स, राइट? आप इसको बोलते हैं गेहूँ, हाँ। वेजिटेबल ऑयल, सीड्स, ऑयल, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको डेली डेली इंसान यूज करता है अपनी रोजमर्रा में। तो उसका रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। ओके। तो वो एक लिस्ट पॉपुलेट करती थी कि ये दिस इज द लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट गुड्स विच हैव दिस इज द विच हैव दिस मच ऑफ द प्राइस एंड दिस, उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब का निर्धारण सरकार करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने, सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये काम किया है कि बहुत सारी चीजों को उस लिस्ट से बाहर कर दी है। उसी लिस्ट को समझने के लिए आप देखिए, समवेयर मार्च में उसी लिस्ट में इन्होंने दो चीजों को ऐड किया था जिसका नाम है सैनिटाइजर और मास्क ड्यूरिंग द पैंडेमिक अटैक। तो उसके रेट को, प्राइस को और उसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए सरकार ने उसको अपनी लिस्ट में डाला था कि इस प्राइस के ऊपर कोई सैनिटाइजर, मास्क नहीं बेच सकता। दिस इज इफ दे विल डू इट, वुड बी अगेंस्ट द लॉ। पर जुलाई आते आते उन्होंने उन दोनों चीजों को बाहर कर दिया, क्योंकि अभी मार्केट में उसकी अधिकता हो गई थी, सारी चीजें थी, तो उन्होंने बाहर कर दिया। तो इसी इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट के थ्रू सरकार जो इसेंशियल चीजें हैं उनको रेगुलेट करती है और इट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी जो इसेंशियल इसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी उनको बाहर कर दिया है लिस्ट से। तो उसका मतलब सरकार की ये दलील है कि इन चीजों को भी बाहर करने का फायदा ये, अब मान लीजिए प्याज की खेती में कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, या अनियन में, या आप किसी गार्लिक में, तो अगर सरकार उसकी उसकी प्राइस को कम करके आंकेगी और लगा देगी तो किसानों को उतना फायदा नहीं होगा। खेती में मेहनत, जैसे अगर अगर आप राइस की खेती देखें, बहुत मेहनत के बाद वो पैदा होता है, पर अगर उसकी रेट को सरकार ने कंट्रोल कर दिया कि आप 20 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेच सकते, तो किसान को उतना फायदा नहीं होता है, मेहनत ज्यादा है, फायदा कम है। तो उस चीज को उन्होंने रिलैक्सेशन देने के लिए इन्होंने इसेंशियल चीजों को भी बाहर रखा हुआ है। उसमें किसानों को जो प्रॉब्लम आती है वो लिस्ट दो दो पार्ट में टूटती है। एक को बोलते हैं नॉन पेरिसेबल लिस्ट और एक को बोलते हैं पेरिशेबल लिस्ट। नॉन पेरिसेबल लिस्ट ऐसी होती है जिसके लिए आपको मतलब रूम टेम्परेचर इज सफिशिएंट। जैसे
जैसे एडिटेबल ऑयल सीड हो गया या मल्टीपल ऑयल्स हो गए, सीरियल्स हो गया, पल्स हो गए, इन सब के लिए आपको किसी कोल्ड स्टोरेज वगैरह की जरूरत नहीं होती है। दूसरी उन्होंने एक पेरिसेबल लिस्ट बनाई है, जैसे अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, इनके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज वगैरह या पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। सरकार ने इसमें कहा है कि जैसे मान लीजिए नॉन पेरिसेबल, जैसे कोई ऑयल, एडिटेबल ऑयल सीड है, उसका पर बॉटल प्राइस है 100 रुपीज, उसमें अनटिल एंड अनलेस 50% से ज्यादा किसी ने प्राइस ग्रोथ किया है तब तक सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। पेरिसेबल आइटम्स के अंदर अगर 100% ग्रोथ किया हुआ है, 100% के ऊपर किया है, देन सरकार उसमें इंटरफेयर करेगी और प्राइस कम कराएगी, नहीं तो रिलैक्सेशन रहेगा। अब आप सोचने वाली बात है कि मतलब ये एक काइंड ऑफ रिस्क है। सरकार ने ये सारी चीजें किसानों के लिए किया है, पर मान लीजिए आपके जो प्राइवेट रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उन लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, राइट। अभी हमने देखा उसके प्याज के सिलसिले में कि कीमतें कहां से कहां पहुंच गई थी। हाँ, नहीं तो किसान यही बात कहते हैं कि मान लीजिए वो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, तो उनके पास सारी टैक्टिक्स हैं, हमसे कम दामों में लिया और उसके बाद उसको ज्यादा दामों में बेचना शुरू कर दिया। मगर सरकार की दलील ये है कि इसी सब के लिए उन्होंने लीगल एग्रीमेंट किया हुआ है। उन्होंने जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की बात की थी तो उस समय आपको बोला गया है कि एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट $100 और 100 रुपीज पर क्विंटल, राइट, कि आप 100 किलो का आपको 100 रुपए मिलेगा। तो वो सारा पहले तो वर्बल होता था, पर अभी सरकार की दलील है कि वो सारा फ्रेमवर्क के अंदर है, तो इट इज डिफिकल्ट। वो लोग भी मॉनिटरिंग करेंगी, उनके भी सिस्टम्स रहेंगे, उनका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया हुआ है, नेशनल वाइड एक फ्रेमवर्क डाल करके डाला है। तो ये चीजें हैं, पर फिलहाल फिर भी इसमें यही सारी चीजें आती हैं कि लोग आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे, स्टॉक कर लेंगे चीजों को खरीद करके, ब्लैक मार्केटिंग बहुत होगा, होर्डिंग, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मोनोपोली चलेगी, राइट। तो ये किसानों की तरफ से शंका है। सरकार ने और इन बातों से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये होगा, ये तो होगा, ओपनली होगा, और बल्कि ब्लैक मार्केट इससे शायद ज्यादा अब जाएगी। लेकिन इस सारे किस्से में जो ये आप बता रहे हैं सारी कहानी, इस पूरे हमारी टॉक में एक चीज जो मुझे लग रही है कि इसके लिए किसान का न सिर्फ पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बल्कि उसका टेक्निकली अवेयर होना, उसके लिए टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, जो किसान नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें जो किस तरह गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी इनको लेकर? नहीं तो आप देखिए ना, गवर्नमेंट तो अगर आप दूर से देखेंगी तो गवर्नमेंट तो फुल प्रूफ कार में घूम रही थी। जो करंट गवर्नमेंट है वो तो जहां जा रही, विक्ट्री पा रही, वो तो आराम से इजिली जा रही है। ये तो एक जलते हुए आग में हाथ डालने की बात है। मगर आप देखिए, मैं आपको एक 18वीं शताब्दी का एक एग्जांपल देता हूँ। आपने वेदर फोरकास्ट सुना होगा, राइट। तो एक एडमिरल हुआ करते थे, उनका नाम था रॉबर्ट फिट्जरॉय। रॉबर्ट फिट्जरॉय 1855 से लेके 60 के बीच में थे। तो वो अपना शिप का बिजनेस करते थे। उनके नियरली 7400 शिप्स जो है बिकॉज ऑफ बैड वेदर वो सिंक हुए, डिस्ट्रॉय हुए, ये सारी चीजें हुई। तो वो जो है जनक है इस वेदर फोरकास्ट के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मल्टीपल उन्होंने स्टेशंस बनाए और उस पर डेटा कैप्चर करना शुरू किया। तो उनका जो प्रेडिक्शन आया था उस समय 80 वर्सेस 20 आया था। 80 टाइम्स ये वो सही होते थे, 20 टाइम्स गलत होते थे। पर उन 20% वो गलत होते थे तो उस समय बहुत बुरी तरीके से उनकी आलोचना होती थी, क्रिटिज्म होता था, और उससे वो डिप्रेस होकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। बाद में जब वो दुनिया में नहीं रहे तो बाद में दुनिया ने इसको समझा कि वेदर फोरकास्ट कितनी जरूरत है, कि मतलब ये भी बता देता है कि 30 मिनट के बाद बारिश बंद हो जाएगी। तो ये काइंड ऑफ रिस्क है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है अपने कंधों पे, राइट। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इसमें फायदा है, उन्होंने एक सोच के साथ इसको डाला है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का सुनोगे तो उन्होंने बोला था इट्स अ काइंड ऑफ वाटर सेड मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब एक नया एरा होगा भारतीय
इस कृषि के क्षेत्र में। हम्म, तो हमको ये कहीं ना कहीं ये रिस्क लेना पड़ेगा अगर भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके कूद जाए। मतलब प्रैक्टिकली हमको सारे स्टेप्स को देखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि जो हम थ्योरी में बातें कर रहे हैं, ई मंडी, ई कॉमर्स, राइट, ओपन इन्वेस्टर एग्रीमेंट, किस तरह से उनका सेटलमेंट होगा, उसकी वास्तविक उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल टेस्टिंग होनी चाहिए। उस फ्रेमवर्क पे उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाना चाहिए। और किसानों को एक चीज मैं मानता हूं कि जब भी कोई इस गवर्नमेंट में या अगले गवर्नमेंट में कोई नया प्रपोजल आता है तो वो लैस करते हैं लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से। वो चीजें हुई हैं इंडिया में। स्मार्टफोन्स, फोन ये घर घर पहुंचा हुआ है, इंटरनेट, अभी जिस तरह से ऑप्टिकल केबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, तो वो सारी चीजें हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि वही एडमिरल साहब वाली कंडीशन है कि इट्स नॉट 100% श्योर, इट्स 80-20 रेशियो। विद टाइम इट विल बी डेफिनेटली one another milestone for the Indian economy things. इवेंचुअली जब चीजें लोगों को समझ में आने लगती हैं तो दे विल ज्वाइन, एंड आई होप के ये बिल फार्मर्स के हक में हो, उनकी बेहतरी के लिए हो, वो इस नस्ल के लिए नहीं तो अगली नस्लों के लिए ये बेहतरी के लिए हो। तो वी आर विद यू। लेकिन बहरहाल मैं तो किसानों के साथ हूँ, वो जहां हैं, जिस तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा मुल्क कृषि का मुल्क है। अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और हम उस खुशी की ही उम्मीद करते हैं और उस खुशी की ही प्रार्थना करेंगे कि वो खुशी इन तमाम किसानों को मिले जो वो चाहते हैं। Thank you so much for joining me, and we will, yes, definitely will keep eye on this issue, or we'll come back with the new things. Thank you, Abhishek, for giving me time.